नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। दरअसल चुनावी धमाचौकड़ी के बीच लाल चौक का सीन बदल रहा है। सूबे में आम चुनाव के बाद जमहूरियत का चिराग जलने जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे लखनऊ में 3 मंजिला इमारत के ढहने की। हादसे को लेकर सवाल तमाम है, यही कि आखिर बिल्डिंग क्यों गिरी, जिम्मेदार कौन है। वहीं चलते चलते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति की महिलाएं के आत्मनिर्भर बनने पर रिपोर्ट। चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की धमाचौकड़ी के बीच लाल चौक का सीन बदल रहा है। दरअसल सूबे में आम चुनाव के बाद जमहूरियत का चिराग जलने जा रहा है। भले ही कभी लाल चौक आतंकी दहशत में थर्राया था, वो सब खौफ और दहशत की बातें गुजरे जमाने की बातें हो गई हैं। देखिए रिपोर्ट। जलने जा रहा है जमहूरियत का चिराग। जिस कश्मीर में कभी आतंक की लपटें हुआ करती थी, वहां अब जमहूरियत का चिराग जलने जा रहा है। कश्मीर घाटी के समय से आए इस बदलाव को इस घड़ी ने बेहद करीब से देखा है। वो घड़ी श्रीनगर के लाल चौक का घंटा घर है, जो कश्मीर के हर दौर का गवाह है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव होंगे। 90 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग 3 फेज में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगी, जबकि 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। डेमोक्रेसी का सबसे अच्छा पार्ट जो है वो इलेक्शन। तो वी फील लाइक एक्साइटेड कि वी हैव बीन गिवन अ चांस कि हम अपने कोई रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको इलेक्ट करें। हम लोग तो वैसे एक्साइटेड हैं बहुत, एंड होप कि हमारे जो बाकी लोग हैं और हम हैं वो ऐसे उम्मीदवारों को वोट देंगे जो हमारे जो देरीना मसाइल हैं उनका कोई समाधान निकाल सके। आतंकी दहशत में थर्राया था लाल चौक। मैं वो समय हूं जिसने चिनार के पत्तों से पटी जन्नत को देखा है। उन पेड़ों के पीछे से उठे आतंक के बम बारूदों का भी मैं गवाह हूं। मैं वो समय हूं जिसने डल झील के किनारे खूबसूरत अफसानों में लिपटे प्रेम प्रसंगों को देखा है। वही नफरत और आतंक की बंदूक चलते भी देखा है। मैं लाल चौक को आतंकी दहशत से डरते और थरथराते भी देखा है। समय को यूं बदलते भी देखा है कि यहाँ तिरंगा लहराने लगा। यहाँ पे जाम बहुत लगते हैं और जो रोड्स हैं वो नैरो कर दी गई हैं, जबकि रोड्स वाइड होनी चाहिए थी। अब एक चीज है, इन्होंने थोड़ा ब्यूटिफिकेशन की है, उससे टूरिस्ट तो ज्यादा आना शुरू हो गया है, लेकिन ट्रैफिक की प्रॉब्लम है हमें। तो इसमें कुछ पार्किंग के लिए 1-2 जगह है, लेकिन वो बड़ी एक्सपेंसिव है पार्किंग। वो पर आवर 30 रुपए 25 रुपए ले रहे हैं। तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए, उसकी पार्किंग के रेट कम करने चाहिए। तो और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लाइट भी जा रही है कभी कभी बीच में। हिंदुस्तान विरोधी नारे बीते दिनों की बातें। मैंने बड़े संताप के साथ ऐसे नारों को सुना जो हिंदुस्तान के खिलाफ लगाए गए। यहीं पर मैं आज लोकतंत्र को फलते और फूलते भी देख रहा हूँ। कभी आर्टिकल 370 में लिपटी इस घाटी का दम घुटता था। आज खुली हवा में घाटी जमहूरियत की नई सांस ले रही है। इस कश्मीर के चेहरे पर कभी हमने आतंक की अंतहीन कमी देखी है, और आज चुनाव के जरिए अपनी किस्मत लिखने की खुशी भी देख रहा हूँ। मैंने लाखों कश्मीरी पंडितों को मुंह मोड़कर देखते और फिर पलायन करते हुए देखा है। उनको फिर से वापस लाने की कोशिशों भी मेरी नजरों के सामने ही हुई। 10 साल बाद ही सही, जम्मू कश्मीर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल गया। स्मार्ट सिटी योजना के तहत घंटा घर को नया स्वरूप दिया गया है। नई घड़ी लगाई गई। तिरंगा रोशनी के बीच अब यहाँ हमेशा तिरंगा लहराता है। चौक को चौड़ा करने के साथ ही रंग बिरंगी टाइल्स और लाइटें हर किसी को आकर्षित करती हैं। यहाँ सेल्फी पॉइंट और झरना भी पर्यटकों को लुभा रहा है। यही वजह है कि लोगों की आवाजाही पूरे दिन लगी रहती है। पर्यटक भी बड़े, टैक्सी ड्राइवर और गाइड नसीम मुस्कुराकर बताते हैं कि यहाँ पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी हुई है।
हमारा जो लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसमें बहुत सारे इश्यूज है, जैसे डेवलपमेंट इश्यूज है। अभी बिल्डिंग्स जो आपने 90 में बिल्डिंग्स देखी है, दे आर सेम जैसी थी अभी तक हमने गवर्नमेंट से भी इल्तिजा की थी कि हमें परमिशन दो रेनोवेशन के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक नहीं मिली। बट होपफुली जब गवर्नमेंट आ जाएगी, सो आवर केस विल बी प्लीड बाय द MLA ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, whosoever is gonna win। राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा लाल चौक। दरअसल लाल चौक श्रीनगर शहर का सबसे अहम राजनीतिक और सामाजिक केंद्र रहा है। इसी लाल चौक से बड़े बड़े नेताओं ने भाषण भी दिए हैं और अशांति के दौर में आतंकियों ने भी लाल चौक को अपना निशाना बनाया। लाल चौक के सर्कल में अब लोग बताते हैं कि हमने अपनी उम्र इसी लाल चौक के इर्द गिर्द गुजारी, वो भी दिन रहे हैं जब यहाँ ग्रेनेड फटते थे और लाल चौक लहूलुहान होता था। यहाँ से आने जाने वाले संदेश पूरे देश और दुनिया को प्रभावित करते रहे। धमकियों के बावजूद जोशी ने फहराया था तिरंगा। बता दें कि लाल चौक का नाम मास्को के रेड स्क्वायर से जुड़ा है। यहाँ बना घंटा घर इनकी पहचान है। अब यह व्यावसायिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। इसके आसपास तमाम शोरूम हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ लाल चौक पर पहली बार शेख अब्दुल्ला के साथ तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने तिरंगा लहराया। इसके बाद आतंकी के दौर में यहाँ कई बमकांड हुए। लाल चौक तब चर्चा में आया जब आतंकियों की धमकियों के बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने 1992 में एकता यात्रा के दौरान 26 जनवरी को तिरंगा फहराया। तब पीएम मोदी उनकी इस यात्रा के प्रमुख सारथी थे। इसके बाद लाल चौक पर सरकारी कार्यक्रमों के दौरान तिरंगा फहराया जाता और कई बार अलगाववादियों ने भी यहाँ पर पड़ोसी देश का झंडा फहराने की भी कोशिश की थी। वहीं जम्मू कश्मीर में दूसरी जगहों की तरह लाल चौक सीट के वोटरों को भी अपना नुमाइंदा चुनने का बेसब्री से इंतजार है। लाल चौक में वोटरों की सबसे बड़ी परेशानी है ट्रैफिक की। लोगों का कहना है कि चुने हुए विधायक को तुरंत ट्रैफिक जाम और पार्किंग की परेशानियां दूर करनी होगी। लाल चौक के वोटरों को ये उम्मीद है कि विधानसभा में नुमाइंदा होने की वजह से उनकी आवाज सत्ता के गलियारों तक। आपको बता दें, लाल चौक सीट के लिए चुनाव मैदान में 11 उम्मीदवार हैं। यहाँ 25 सितंबर को चुनाव के दूसरे दौर में वोट डाले जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत के ढहने के मामले में सवाल तमाम हैं। यही कि आखिर बिल्डिंग क्यों गिरी, जिम्मेदार कौन है। विशेषज्ञ भी इमारत के ढहने पर हैरान है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ना भूकंप आया, खुदाई भी नहीं हुई, इमारत जर्जर भी ना थी, फिर भी ताश के पत्तों की तरह इमारत ढह गई। दिख रिपोर्ट। आखिर क्यों गिरी बिल्डिंग, जिम्मेदार कौन। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत के ढहने का मामला। विशेषज्ञ इमारत के ढहने पर हैरान। न आया भूकंप, खुदाई भी नहीं हुई, इमारत जर्जर भी नहीं थी, फिर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। कहीं घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग तो नहीं वजह। न भूकंप आया, न ही आसपास कोई खुदाई की गई और न ही इमारत जर्जर थी, फिर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में जिस 3 मंजिला इमारत के ढहने से हादसा हुआ, वह महज 1 दशक पहले बनी थी। आम जन ही नहीं, विशेषज्ञ भी इमारत के इस तरह ढहने पर हैरान है। एक्सपर्ट का मानना है कि घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग से ऐसा हो सकता है। लिहाजा यूपी की राजधानी में बिल्डिंग ढहने के पीछे क्या वजह रही, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि एलडीए की तरफ से बताया गया है कि भवन में बेसमेंट नहीं है, न ही बेसमेंट को लेकर किसी प्रकार की खुदाई या अन्य कार्य हो रहा था। बिल्डिंग के नक्शे की भी जांच की गई। नक्शा 31 अगस्त 2010 को कुमकुम सिंघल द्वारा पास करवाया गया था। बिल्डिंग में नक्शे के अनुसार ही काम हुआ था। वहीं सूत्रों का कहना है कि बिल्डिंग व अनलोडिंग के दौरान ट्रक पिलर से टकराया, जिससे वह ढह गई। पूरी इमारत किराए पर दी गई थी।
2 फ्लोर जसमीत साहनी नाम के शख्स ने ली थी और एक अन्य व्यापारी ने अपना गिफ्ट उत्पादों का गोदाम बनाया था। किसी को जरा भी अंदाजा न था कि कभी ऐसा हादसा होगा और पूरी इमारत पलक झपकते ही ढह जाएगी। अब तक जो है यहाँ पर की अगर बात करते हैं, इस बिल्डिंग से लगभग 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग अभी तक जख्मी हैं, जो कि लोक बंधु हॉस्पिटल में जो है उपचार चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है और इस मलबे को लेकर के बचाव कार्य जो है वो जारी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। गाड़ी भी मलबे के नीचे दबी हुई है और गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है। साथ ही साथ में जो अंदर और भी सामग्री है या किसी और बॉडी होने की संभावना है, उसको लेकर के भी लगातार जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है। यानी कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो लगातार अब मलबे को खंगालती हुई नजर आ रही हैं। इस मलबे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकल के रूप में काम होता था, जिससे कि सार्वजनिक मंचों पर कहा जा सकता है कि जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में जिस तरीके से काम हो रहा था उसको अब जो है हटाया जाएगा। ये जो बॉडी देख रहे हैं ये ट्रक की बॉडी है और इस ट्रक की बॉडी जो ट्रक जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, दबा हुआ था और उसको भी बाहर लगभग निकाला जा रहा है और उसके जो मलबे हैं वो किनारे किए जा रहे हैं कि क्या कोई और होने की संभावना ना हो, उसको लेकर के अब जो है मलबे का कार्य भी लगभग जारी है। लगभग 20 घंटे से अधिक समय गुजर चुके हैं और इस 20 घंटे के समय में लगभग जो है मलबों का निकालने का काम हो रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा काम जो है वो पूरा हो चुका है और उसके पीछे ठीक कैमरे में जो क्रेन दिख रही है जो लगातार जो काम करती हुई नज़र आ रही है, वो भी जो है किसी तरीके से जो है मलबे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हादसे के बाद जब संबंधित विभागों ने इमारत के बारे में दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था, पर आम जन में हादसे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा आशंका निर्माण के वक्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने को लेकर जताई जा रही है। फिलहाल जांच के बाद ही इमारत ढहने की वजह साफ हो सकेगी। लोगों की जो हालत गंभीर है हॉस्पिटल के अंदर, उनको देखने के लिए डीएम लखनऊ जो है सूर्यपाल गंगवार यहाँ से रवाना हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अभी जो मलबे हैं और मलबे से जो सामान है वो लगातार निकाला जा रहा है और ये इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि इस मलबे में अभी और क्या कुछ लोग दबे हैं या 8 लोगों की जो मौत हुई है वही उतने हैं, वो उन्हीं को लेकर के जो संशय बना हुआ है वो पूरी तरीके से अब जो है ये बिल्डिंग का जो मलबा है वो निकालने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। जीसीबी के माध्यम से जो है लगातार और क्रेन के माध्यम से कि और इस बिल्डिंग में क्या क्या सामग्री थी वो भी सब जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसे में जिस तरीके से जो है बिल्डिंग में जो कार्य हो रहा था उसके बाद भरभरा के एकाएक बिल्डिंग जो गिरी है, फिर उसके बाद से अब तक जो है 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, बाकी बहुत से लोग घायल बताए जा रहे हैं। लगभग 20 से 25 लोग होने की संभावना जो है वो जताई जा रही थी। हादसे का सस्पेंस, सवाल कई। बारिश के दौरान हादसे की वजह साफ नहीं। शहीद पथ किनारे स्थित थी 3 मंजिला इमारत, भरभरा कर गिरने के मामले की पड़ताल जारी। हादसे में एक कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत। मलबे में दबने से तकरीबन 24 लोग घायल। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों का हो रहा इलाज। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें 28 लोग घायल प्राप्त हुए हैं, जिनको कि इलाज के लिए यहाँ के अस्पताल में हम लोग भेज करके उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है। तो उनकी सबकी स्थिति जो है वो भी ठीक है। 8 लोगों के दुखद समाचार मिला। 8 लोग जो है जो अभी वो इसमें मृतक हो चुके हैं, उनके मृत्यु की
बात आई है, जो इनका की डेड बॉडीज वगैरह के संदर्भ में उनके परिजनों वगैरह से संपर्क करके लीगल कार्रवाइयाँ जो है पूरी की जा रही हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग जो है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की जो टेक्निकल टीम्स हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस भी जो है पूर्ण रूप से अपने जितने भी इक्विपमेंट्स के साथ, प्रशासन, नगर निगम, एलडीए, सारे जो हमारे विभाग हैं उनके सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हम जल्दी जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक कंटेनर भी मलबे में दबा था। चालक का कहना था कि हादसे के वक्त कंटेनर से सामान उतारा जा रहा था। वहीं चर्चा ये भी थी कि कई चालक ने कंटेनर को तेजी से बैक किया, जिससे वह पिलर से टकरा गया और इमारत गिर गई। हालांकि ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। पहली बार ड्राइवर इस बात से इनकार कर रहा है और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी इमारत के एक पिलर से कंटेनर के टकराने से ऐसा हादसा नहीं हो सकता। वहीं कुछ घायलों का कहना था कि हादसा बारिश के दौरान हुआ। इमारत गिरने से पहले तेज आवाज आई थी। उनका कहना था कि शायद बिजली गिरी जिससे इमारत ढही। लोगों ने बताया कि इमारत के सामने हमेशा जल भराव रहता था। हादसे के दौरान भी बारिश हो रही थी। इमारत के सामने जल भराव था। इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी रहा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चल हाजिर होता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति की महिला आत्मनिर्भर बनी है, जो समाज के लिए कर्मठता का संदेश है। इन्हें ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग दी गई थी, जिससे इनकी जिंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। ये पहले समूह में नहीं जुड़े थे तो कोई रोजगार भी नहीं था। जब से समूह में जुड़े हैं तो जिंदगी बदल गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के खीरी में थारू जनजाति की कई महिलाओं की जिंदगी बदल गई है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ट्रेनिंग की बदौलत नेपाल की सीमा से लगे तराई में रहने वाली करीब 5000 महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं। इन महिलाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आरती राणा ने ट्रेनिंग दी है। महिलाओं के 300 ग्रुप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की 23 ग्राम पंचायतों में काम कर रही हैं। पहले ये महिलाएं अपनी रोजी रोटी के लिए जंगल पर निर्भर थीं। अब ये महिलाएं जूट के सामान जैसे बैग, कालीन और योग मैट बनाकर बाजार में बेच रही हैं। सर, हम समूह में जुड़े हैं। बदलाव तो बहुत आ गया है, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख गए हैं। सिलाई जैसे बुनाई, कढ़ाई और बहुत चीज़ सीख गए हैं। यही मदद तो मशीन बहुत से मिल गए हैं हमें। सिलाई बुनाई के लिए, कढ़ाई के लिए मिल गया है। कपड़ा भी मिलता है बुनाई के लिए। सर, पहले काम नहीं करते थे तो खाली टाइम रहता था, खाली बैठे रहते थे, खाली खेती का काम करते थे, घर का काम। अब इसमें समूह में जुड़े हैं और ये काम करते हैं, तब पैसे की दिक्कत नहीं होती है। रोजगार मिला है जी। 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित आरती राणा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इस पहल की अगुवाई कर रही हैं। आरती राणा के मुताबिक अब ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं। साथ ही ओडीओपी योजना के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि हम लोग ओडीओपी के अंतर्गत, जैसे कि हम लोग को थारू क्राफ्ट को चयन किया गया है सन 2018 में। कितने समूहों का गठन किया अभी तक? कितने लोगों को प्रशिक्षित करवाने का काम किया आपने? ट्रेनिंग तो कम से कम 5000 महिलाओं का ट्रेनिंग हो चुका है। और जैसे कि 3000 महिलाओं जैसे कि ओडीओपी के अंतर्गत ट्रेनिंग ले चुकी हैं। इनको जैसे कि 10 दिन की ट्रेनिंग होता है, उसमें टूल किट मिलता है और 2000 रुपये। अधिकारियों का कहना है कि थारू जनजाति की महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट उनकी जनजातीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के माध्यम से तथा एनआरएलएम तथा ओडीओपी के माध्यम से इनके कौशल विकास के तहत इनको हमारे यहाँ करीब 5000 समूह इस समय जुड़े हुए हैं, जो निरंतर अपने जो ट्रेडिशनल इनके हैं, जो पारंपरिक इनके हैंडी हस्तशिल्प हैं,
उनको बना करके उनको संरक्षित करने का काम उन समूहों द्वारा किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कुछ महिलाओं का कहना है कि इस पहल से उन्हें न सिर्फ अपना कौशल निखारने में मदद मिली है, बल्कि नए मौके भी मिले हैं। बहुत से बदलाव आए हैं सर। पहले समूह में नहीं जुड़े थे तो कोई रोजगार भी नहीं था। जब से समूह में जुड़े हैं तो रोजगार छोटी मोटी कर लेते हैं। ट्रेनिंग हुआ है सिलाई कटाई सब पहले नहीं जानते थे, अब जब से ट्रेनिंग मिल गया तो सिलाई कटाई भी आने लगा है। और अब गांव के महिलाएं भी जैसे अब ट्रेनिंग हुए हैं, सीख गए हैं सिलाई कटाई, तो गांव की महिलाएं भी हमारे पास कपड़ा डालने आते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आमदनी जैसे आ जाता है। पहले हम लोग समूह में नहीं रहे जुड़े तो हम लोग उनके बहुत कुछ गरीबी दिखाती थी। अब जब से हम लोग समूह में जुड़े हैं तो हम लोग बचत भी कर रहे हैं और हम लोग उनका महोत्सव मेला भी लगता है जगह जगह, कहीं दिल्ली हाट, कहीं सूरजकुंड, कहीं राजस्थान, कहीं लखनऊ, इलाहाबाद। हम लोग महोत्सव में जाते हैं, सामान बेचते हैं। थारू जनजाति की महिलाएं बताती हैं कि ट्रेनिंग लेकर वे आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं। साथ ही अपनी संस्कृति के प्रचार की जिम्मेदारी निभाने की भी खुशी है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।